तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन और ये सीटीपी की जो है महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। किसके लिए? पेपर 1 और 2 की जो तैयारी कर रहे हैं। और ये 18.2 नंबर की वीडियो है, यानी कि जो आपने देखा होगा कि आपका जो सिलेबस है ए बी सी पार्ट में डिवाइडेड है। तो क्या हुआ, तो ए बी सी पार्ट में जो मैंने ए वाला पार्ट तो मैंने आपको करा दिया है, जो और उसके बाद जो बी वाला पार्ट है ना, ये बी वाले पार्ट की मैंने एक ही वीडियो में मैंने सोचा कि क्यों ना जो है इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। तो वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो है मैंने ये टॉपिक कराए थे। उसके बाद जो है सेकंड पार्ट में मैं आज की वीडियो में ये टॉपिक कराने वाला हूँ। तो ये जो फर्स्ट पार्ट के ये जो सारे टॉपिक है, आप इन सभी टॉपिक को जो है आप हमारे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे जो है इंक्लूसिव एजुकेशन करके जो है थंबनेल होगा, उस वीडियो को जाके जो है फर्स्ट पार्ट उस पे लिखा होगा, उसको जाके आप देख सकते हो। देन आज की जो ये वीडियो है, ये सेकंड पार्ट की वीडियो है। इसमें हम देख लेते हैं सीखने में कठिनाई, बाधित आदि से ग्रस्त बच्चों की जो आवश्यकता को संबोधित करना है हमें, कैसे हम संबोधित कर सकते हैं, कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चे और उनकी विशेषताएं, रेंजुले का 3 रिंग मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रथम पीढ़ी के बच्चे, फर्स्ट जनरेशन की जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल आते हैं, उनको कौन सी प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद जो है वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद सुविधा वंचित समूह और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के स्कूल छोड़ने की मुख्य वजहें क्या-क्या होती है, वो आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो ध्यान रखना, ये दोनों वीडियो देख लोगे ना तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे सीटेट में, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ना, ये 5 नंबर का आता है। बहुत आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, इस वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे आपके जो है सामने है, सीखने की कठिनाइयों, बाधित आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकता को हम कैसे संबोधित कर सकते हैं, कैसे उनकी जो हम हेल्प कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है सीखने की कठिनाई। लर्निंग डिफिकल्टीज कौन कौन सी होती है, यानी सीखने में जो है कठिनाई वो कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख लो और उसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले जो इसका लर्निंग डिफिकल्टीज किसी भी बच्चे में जो है सीखने में कठिनाई आ रही है, तो उसको हम कैसे जो है दूर कर सकते हैं। तो सबसे व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम यानी कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम जो है चला के जो है हम उसको जो है विकसित कर सकते हैं और बच्चे के जो है प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो है ये क्या होते हैं आईईपी, वो भी समझ लो। यह एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज है जिसके तहत विकलांग से ग्रस्त बच्चों के लिए बनाया गया, ताकि बच्चे जो है सही प्रकार से जो है शिक्षा ले सके और उनको जो है शिक्षा लेने में बाधा ना आए। तो ये जो है एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, ठीक है, समझ गए। ये कानूनी दस्तावेज है और स्कूल में जो है इसको जो है चलाया जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, इसी में इन बच्चों को सहायता और समर्थन प्रदान करना। इन बच्चों को जो है विशेष तौर पे जो है सहायता और समर्थन प्रदान करने की जो है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा देने की जो है इनको ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी भाई पिछड़े हुए मतलब ये बाधित लोग होते हैं, इनको तो मतलब एक विशेष तौर पे आवश्यकता की ज़रूरत होती है। उसके बाद और शिक्षकों के द्वारा बच्चों का समय-समय पर मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए कि भाई उनको क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ में वो जो है लैक करे, किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है शिक्षकों को दूर करना चाहिए। उसके बाद जो है इस प्रकार के विशेष बच्चों की अतिरिक्त समय व सरल रूप से जानकारी देने की आवश्यकता है, यानी कि इस प्रकार के जो बच्चे हैं, अगर वो मतलब कोई चीज़ को जल्दी नहीं सीख पा रहे, तो उनको थोड़ा समय दो अन्य बच्चों के मुकाबले, और उसको जो कोई भी चीज़ जो है ना, उसको अच्छे से समझाओ। बाधित बच्चों की आवश्यकताएं, अभी मैंने आपको पीछे जो है लर्निंग डिसेबिलिटी बताया। अब मैं आपको जो है जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब जिन बच्चे को जो है बाधित बच्चे हैं, यानी कि किसी में जो है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, यानी कि किसी में कोई डिसेबल है, यानी कि कोई विकलांग बच्चे हैं, ये दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग विकलांग एक ही बात है, कोई वो नहीं है। तो उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। शारीरिक, मानसिक और संवेदी विकार से प्रभावित बच्चों की पहचान कर उनकी सहायता की जाती है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको उनकी पहचान करनी है कि किसको क्या प्रकार की दिक्कत है, किसको कितनी आवश्यकता की ज़रूरत है। उस प्रकार से जो है उसकी क्या करना है, पहचान करना है हमें। उसके बाद है नेक्स्ट, इन बच्चों को व्हीलचेयर, स्क्रीन रीडर या अन्य उपकरण जो है उपलब्ध कराना है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने उस बच्चों की पहचान की। अब उसके अनुसार जैसे इस बच्चे को जो हमने कान में लगा के दे रखा है, और अ, फिर क्या करना है कि हमें उस हिसाब से जो है ना, उस बच्चे को जिस हिसाब से उनमें विकलांगता, उस हिसाब से उनको व्हीलचेयर, स्क्रीन रीडर और अन्य उपकरण उनको प्रोवाइड कराना है। अन्य बच्चों की तरह इन बच्चे को भी जो है समान शिक्षा मिले, इस बात को जो है हमें सुनिश्चित करना है, यानी कि इन बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो इस बात का भी हमें जो एज अ टीचर हमें इस चीज़ का जो है ध्यान रखना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रतिभाशाली, यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं? जैसा कि मैंने आपको जो है पिछले पार्ट में बताया था कि जो स्पेशल CWSN बच्चे कौन से होते हैं, जिसमें जो है किसी प्रकार की विकलांगता है या किसी को विशेष रूप से जो है
मतलब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट बोले तो विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, तो उसमें प्रतिभाशाली बच्चे भी आते हैं, इनका जो है बौद्धिक स्तर 140 होता है और उन्हें प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। जैसे कि आइंस्टाइन से हमारे अब्दुल कलाम थे, तो इनका क्या था, इनका बौद्धिक स्तर बहुत ज़्यादा था और यह भी जो है CWSN में ही आते हैं, यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड। इनको भी स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है इन बच्चों को। क्यों नीड की ज़रूरत होती है? अगर इनको आप बेसिक काम दोगे तो क्या होगा, ये बच्चे जल्दी बोर हो जाएँगे और फिर अच्छे से जो है मतलब अपना परफॉर्मेंस 100% नहीं दे पाएँगे। वैसे ही ये बच्चे बहुत कम होते हैं, ज़्यादा तो मतलब नॉर्मल बच्चे ही होते हैं। लेकिन इन बच्चों की नीड की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ये जो है जल्दी बोर ना हो, आगे मैं बताता हूँ। तो चलो आगे और भी पॉइंट देख लेते हैं हम। तो हाँ, इसमें जो है इन बच्चों को भी विशेष प्रकार की आवश्यकता होती है और ताकि जो है जल्दी बोरियत महसूस ना करे। इस प्रकार के बच्चों को जो है उच्च स्तरीय वाले कार्य करने में अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। जैसे इस बच्चे को मज़ा आ रहा है, मतलब कि अगर कोई बच्चा अगर गिफ्टेड बच्चा है ना, वो 5वीं क्लास में है, तो उसको 10वीं क्लास का मैथ वो आराम से सॉल्व कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। तो ठीक है, समझ गए आप? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब इनकी हम विशेषताएँ पढ़ लेते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएँ क्या-क्या होती है? इनका बौद्धिक स्तर 140 होता है, पता है। इन बच्चों को पढ़ने व नए कार्य करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे ये लड़की को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ख़ैर पढ़ने में तो किसको ही मतलब मज़ा आता हो, लेकिन जिनका बौद्धिक स्तर 140 प्लस थे, 40 प्लस होता है, उनको जो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, इंटरेस्ट होता है नई-नई चीज़ों में, नई-नई जानकारियों में। वो कॉपी किताब में जो लिखे रहते थ्योरी उन पे ज़्यादा ध्यान देने के बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इन बच्चों का जो दैनिक कार्यक्रम होता है वो आम बच्चों से बिल्कुल अलग रहता है। आम बच्चे क्या करते हैं? सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन इन बच्चों का कार्यक्रम बिल्कुल अलग होता है। ये बच्चे जो है नई-नई चीज़ों को इन्वेंट करने में लगे रहते हैं और कोई भी चीज़ है तो उसमें कमियाँ ढूँढ रहे होते हैं कि इसमें क्या कमी रह सकती है, क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसमें रचनात्मकता इन बच्चों में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है, यह बच्चे किसी भी काम को जो है तीव्रता यानी कि तेज़ी से जो है गति से एक्यूरेसी के साथ, फ्लुएंसी के साथ करते हैं। इनकी सोच अमूर्त व अपसारी सोच यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि जो चीज़ इनके सामने नहीं है उन पे भी जो है ये विचार करने लगते हैं और ये डाइवर्ज होके जो है सोचते हैं। यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी सोच, यानी कि क्या करते हैं कि मतलब एक कोई भी जैसे कि स्टडी एरिया क्लास क्या है? स्टडी एरिया क्लास के ऊपर ये 10 पॉइंट बता देंगे। आप 1 पॉइंट नहीं बताओगे कि स्टडी एरिया क्लास एक यूट्यूब चैनल है जो कि इन सर के द्वारा चलाया जाता है और यहाँ पे सीरीज के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आपका आंसर सिर्फ इतना होगा, लेकिन ये स्टडी एरिया क्लास को लेके 10 बातें बता देंगे। उसके बाद इन बच्चों का जो सामान्य ज्ञान होता है वो काफ़ी अधिक रहता है। इन बच्चों के मुकाबले इनका जो शब्दकोश होता है वो काफ़ी आम बच्चों के मुकाबले, जो आम बच्चों का जो शब्दकोश रहता है वो बिल्कुल बेसिक रहता है। लेकिन इन बच्चों का काफ़ी ज़्यादा रहता है, इनको काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती है। जैसे मैंने अभी बताया पीछे कि अगर कोई बच्चा 5 साल का है या 5वीं क्लास में है, 5 साल का बच्चा 5वीं क्लास में नहीं होगा, ध्यान रखना 5 साल का बच्चा किसी क्लास में नहीं होगा, प्ले में होगा। मैं एज़ अ एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, अगर कोई 10 साल का बच्चा है और वो चौथी क्लास में है, तो वो क्या करेगा, अगर वो प्रतिभाशाली गिफ्टेड बच्चा है, तो वो 10वीं तक के मैथ सॉल्व कर देगा। इतनी मतलब उनमें जो है उनका आईक्यू इतना रहता है। उसके बाद है प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए। हम कैसे संबोधित करते हुए? यह बच्चे सामान्य बच्चों के मुकाबले ज़्यादा कुशलता से जो है सीखते हैं। सामान्य बच्चों के मुकाबले में 2x, 3x, 4x, इनफैक्ट 10x की स्पीड से सीखते हैं। इन बच्चों में उच्च स्तरीय सोच की क्षमता, समस्या समाधान कौशल और नए विचारों का योगदान करने की क्षमता होती है। उसके बाद इन बच्चों की जो सोच होती है अमूर्त, अपसारी सोच, पीछे बता दिया, काफ़ी सारे पॉइंट सेम हैं। शिक्षकों को इन बच्चों की क्षमता के अनुसार कार्य देना चाहिए ताकि बच्चे बोरियत महसूस ना करें और समाज में अपना योगदान, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर शिक्षक इनके हिसाब से नहीं मिले ना, तो ध्यान रखना ये जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब जो समाज में बहुत अच्छा कर सकते थे वो नहीं कर पाएँगे। अभी हमारे आप देखते हो केवीएस में जाओगे, केवीएस में आपको बहुत टैलेंटेड बच्चे दिखेंगे, वहाँ पे नॉर्मल बच्चे नहीं दिखेंगे आपको। ये जो मतलब सर्वोदय कन्या विद्यालय, सर्वोदय बाल विद्यालय, तो यहाँ पे तो थोड़े से मतलब वैसे बच्चे दिखते हैं, नॉर्मल बच्चे दिखते हैं जो एवरेज स्कोर वाले। लेकिन आप केवीएस में कभी जाना, कभी आप जो है सैनिक पब्लिक स्कूल में जाना, नवोदय में जाना, वहाँ पे आपको बच्चे का लेवल ही अलग दिखेगा। चलो भाई, ज़्यादा तारीफ़ करना भी ठीक नहीं है प्रतिभाशाली बच्चों का। उसके बाद है, इन बच्चों को समृद्ध पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है जिनमें इन बच्चों को जो है पसंद के अनुसार कार्य हो। इनकी पसंद के अनुसार, जो इनको पसंद है उनके अनुसार इनको जो है कार्य अगर नहीं दोगे तो ये जो है इनका जो टैलेंट है ना वो फिर वो जो दबा ही रह जाएगा। इनका जो आईक्यू है ना वो फिर यूज़ नहीं हो पाएगा। इनको हमें एनरिचमेंट करिकुलम प्रोवाइड करना चाहिए कि मतलब जो इनको आता है उससे नेक्स्ट इनको क्या देना है वो सारी चीज़ें जो है इसमें बताई गई है। उसके बाद चलो, हाँ,
अब आता है जोसेफ करेंजुली 3 रिंग मॉडल। जोसेफ कौन थे? अमेरिका की एक मनोवैज्ञानिक थे। ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में नहीं पूछेगा। सिर्फ़ इनका 3 रिंग मॉडल जान लो क्या होता है। ये है शैक्षिक सिद्धांत है जो बताता है कि 3 प्रमुख तत्वों की परस्पर क्रिया के माध्यम से प्रतिभा और प्रतिभाशाली बच्चों का विकास कैसे होता है और कैसे किया जा सकता है। तो ये जो सिद्धांत ये बताता है, पहला है अबव एवरेज एबिलिटी। इसमें क्या होता है कि समस्या को हल करने की क्षमता होती है बच्चे में, और वह जो है विश्लेषणात्मक सोच और अन्य बौद्धिक कौशल इसमें जो है आते हैं। तो इनसे भी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें जो है अबव एवरेज एबिलिटी होती है। यानी कि जो एवरेज बच्चे हैं उनसे जो है ज़्यादा कौशल होते हैं, वो समस्या समाधान करने की क्षमता रखते हैं। कोई भी आप उनको प्रॉब्लम दोगे वो 2 मिनट में सॉल्व करके दे देंगे, और अगर आप नॉर्मल बच्चों को दोगे तो वो तो ऐसे सर खुजलाता ही रह जाएगा। विश्लेषण करने की, किसी भी चीज़ के ऊपर विश्लेषण करने की इनके अंदर काफ़ी अच्छी सोच रहती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग इनमें पाई जाती है। अन्य अन्य बौद्धिक कौशल भी जो है इनमें पाए जाते हैं। उसके बाद है टास्क कमिटमेंट। ये जिस चीज़ के लिए टास्क कमिट कर देंगे ना, उस चीज़ को जो है दृढ़ संकल्प हो जाएंगे तो उस चीज़ को कर देंगे। अगर इन्होंने टास्क कमिट कर दिया कि भाई आज मुझे जो है 10 घंटे पढ़ना है, तो भाई ये पढ़ के रहेंगे, और कितने टॉपिक क्लियर करेंगे वो करके रहेंगे। यह बच्चों के दृढ़ संकल्पों को दर्शाता है, और यह किसी काम को लेकर कितना प्रतिबद्ध है वह भी हमें बताता है। उसके बाद इन बच्चों में जो क्रिएटिविटी पाई जाती है, किसी भी काम को रचनात्मक तरीके से करेंगे, वो दूसरों से अलग करेंगे, किसी का कॉपी नहीं करेंगे। एग्जाम भी देने जाएंगे तो वहाँ पे भाई साहब वो एग्जाम क्या ही दे रहे, वो मतलब दुनिया भर की ड्राइंग के साथ में बिल्कुल मतलब ऐसे कर देंगे कि टीचर भी सोचता रह जाएगा, यार क्या है ये, मतलब क्या ये इतना कर दिया है बच्चे ने। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट जनरेशन के बच्चे, यानी कि प्रथम पीढ़ी के बच्चे। प्रथम पीढ़ी के बच्चे कौन से होते हैं, हम देख लेते हैं। वह बच्चे जो समुदाय परिवार से पहली बार शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में आते हैं। इन बच्चों के माता पिता के पास 8वीं कक्षा तक की भी जो है शिक्षा नहीं होती है, और इनमें वंचित घर के सीखने वाले बच्चे, यानी कि लर्नर फ्रॉम डिसएडवांटेज होम के बच्चे जो है इसमें आते हैं। कि यानी कि प्रथम पीढ़ी के बच्चे वह बच्चे होते हैं जिनके मतलब वो जो बच्चे आ रहे हैं उनसे पहले किसी ने शिक्षा ग्रहण करी ही नहीं है। शिक्षा क्या होती है उनको पता ही नहीं होता, वो सिर्फ अंगूठा छाप के जो है काम चला रहे होते हैं उनके माता पिता। तो इन बच्चे के जो पेरेंट्स को कुछ नॉलेज ही नहीं होती है। प्रथम पीढ़ी के जो, जैसे ये जो बच्चा है प्रथम पीढ़ी का बच्चा है, और ये जो है स्कूल जा रहा है, चलो भाई स्कूल चलते हैं, ये मज़ा आएगा। उसके बाद है अन्य इसको और हम क्या क्या बोल सकते हैं, एक व्यवस्थित घर से सीखने वाला, यानी कि लर्नर्स फ्रॉम डिसऑर्गेनाइज्ड होम भी बोल सकते हैं इन बच्चों को। उसके बाद जो है हाशिए पर रहने वाले घर से सीखने वाले, यानी कि लर्नर्स फ्रॉम मार्ginalized होम बच्चे जो है यहाँ पे आते हैं, इसमें आते हैं। उसके बाद यह परिवार का पहला बच्चा होता है जिसने स्कूल में आकर शिक्षा ग्रहण पहली बार की होती है। ये जो है भाई आजकल इन बच्चों को ना तुम वो मत लो, इनके घर में एसी लगे रहते हैं। झुग्गी झोपड़ी में जाके देखना, बेशक वो झुग्गी झोपड़ी में खाना देख लोगे ना, हर रोज चिकन ही वगैरह बनता है उनका। तो इसलिए मैंने ये हेडफोन वाला बच्चा लगाया है। तो इन बच्चे को हल्के में मत लो। आजकल के बच्चे भाई प्रथम पीढ़ी के पढ़ाई नहीं करते, लेकिन बाकी सारी चीज़ें करते हैं वो। उसके बाद है वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थी, यानी कि डिसएडवांटेज एंड अदर डाइवर्स बैकग्राउंड के जो लर्नर्स होते हैं उनके बारे में क्या है। तो वंचित समूह उन समूहों को कहा जाता है जो समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समुदाय से पिछड़े रहते हैं। यानी कि जो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप, यानी कि मुद्रा के रूप में जो है दूसरे समुदाय, अन्य समुदाय से जो है पिछड़े रहते हैं, तो उनको हम वंचित समूह के जो है बच्चे बोलते हैं। यहाँ पे हम बच्चे को ही लेकर चलेंगे क्योंकि बच्चे ही हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद विशिष्ट सामाजिक समूह जैसे अल्पसंख्यक, बुजुर्ग, बेघर लोग और विकलांग व्यक्ति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति लोग इसमें आते हैं। उसके बाद है ये खत्म हो गया क्या? हाँ, नहीं खत्म नहीं हुआ। यहाँ मैंने इंग्लिश वाला हटा दिया, ज़्यादा ही हो रहा था। तो इन बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में सामान्यतः अन्य समुदाय से अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नॉर्मल सी बात है भाई, आप सुबह उठते हो, आपकी मॉम आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, मेरा बेटा स्कूल जाएगा, लंच लेते हो कार से या बाइक से आप स्कूल जाते हो। लेकिन इनके साथ क्या होता है, ये सुबह उठते हैं, अब उस दिन क्या खाएँगे इनको सोचना पड़ता है इनके माता-पिता को कि आज हमारा घर कैसे, आज हमारा पेट कैसे भरेगा। तो सोचो ये स्कूल क्यों ही जाएँगे? जो मिड डे मील की जो योजना लाई गई थी 1995 में, इसलिए तो लाई गई थी। यह समस्या विकलांगता, जाति, लिंग, विद्यालय का घर से दूर और आर्थिक स्थिति आदि हो सकते हैं। तो यह जो समस्या, क्या-क्या समस्याएँ हो सकती है? जो मतलब जो इन बच्चों को जो मतलब वंचित समूह के बच्चों को जो है सामना करना पड़ता है, तो वह होती है विकलांग हो सकते हैं बच्चे, जाति से पिछड़े हो सकते हैं, लिंग, विद्यालय का घर से दूर होना और आर्थिक स्थिति आदि हो सकते हैं। और उसके बाद यह बच्चे अपने विद्यालय
में विविध पृष्ठभूमि से आते हैं। कोई मतलब कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो जो है विभिन्न पृष्ठभूमि से जो है बच्चे आते हैं। ये देखो ये प्यारे कितने प्यारे बच्चे हू कर रहे हैं। और ये भी वही है क्या? नहीं, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। वंचित समूह और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चे स्कूल छोड़ने की मुख्य वजहें क्या होती है? आपने वंचित समूह के बारे में पढ़ लिया। वंचित समूह के बच्चे कौन होते हैं और उनको क्या-क्या प्रॉब्लम होती है, अभी मैंने पीछे आपको बता दिया। अब इनके स्कूल छोड़ने की वजहें क्या होती है वो देख लो आप। पहला है माध्यमिक शिक्षा पूरी किए बिना ये स्कूल छोड़ देते हैं, और पढ़ने में रुचि की कमी और खराब शिक्षण और समझ ना होना इन बच्चों में, विषय को समझने में कठिनाई और कभी-कभी प्रतिकूल वातावरण। अब मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि इनके जो है मतलब ये स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? सबसे पहले इनकी जो है पढ़ने में रुचि कम होती है। रुचि क्यों नहीं होगी? अगर पेट भरा ही नहीं होगा तो इनकी रुचि क्यों होगी पढ़ने? आप खुद सोचो। आप जब बैठते हो तो 10 तरीके के स्नैक्स लेके बैठते हो, पानी की बॉटल लेके बैठते हो, तब जाके आप नहीं पढ़ पाते। तो सोचो ये बेचारे खाली पेट कैसे पढ़ पाएँगे? इतने प्यारे-प्यारे बच्चे जो हैं, ये खाली पेट कैसे पढ़ पाएँगे? उनके बाद जो विषय को समझने में इनका जो मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है ना, वो बहुत कम होता है, क्योंकि इनके घर में कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं होता है, तो फिर कैसे समझेंगे ये? उनका जो है, और उसके बाद जो इनके जो परिवार का जो शिक्षण होता है ना, वो काफ़ी ख़राब रहता है, काफ़ी प्रदर्शन ख़राब रहता है। और कभी-कभी तो प्रतिकूल वातावरण, अब सोचो माहौल ही नहीं मिलेगा पढ़ने वाला, जो बच्चे को माहौल मिल रहा है वो उसमें नहीं पढ़ पा रहे, तो इनको माहौल ही नहीं मिल रहा है, तो फिर ये कैसे पढ़ेंगे? चलो आगे चलो। ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों में स्कूल छोड़ने की अधिकांश प्रतिशत पर ये कार्य करते हैं। जो पीछे अभी मैंने कारण बताए हैं, ये वो जो बेसिकली जो है गाँव में जो लड़कियां रह रही है, जो स्कूल जो छोड़ देती है बीच में ही, तो उन पे जो है ये कार्य, कौन से कार्य? ये वाले कार्य जो है काम करते हैं। उसके बाद है माता पिता लड़कों को स्कूल भेजते हैं, स्कूल भेजता है मेरा बेटा कमाएगा, और लड़कियों को घर में काम कराते हैं, गृहिणी बनाते हैं। यह मान कर कि आगे चलकर कमाई करेगा लड़का, और लड़की को भावी गृहिणी के रूप में देखा जाता है। जैसे लड़कियां काम कर रही है और लड़का ऑफिस में काम कर रहा है पैसे कमाने का। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।